हम लोग ज्वाइंट मॉर्निंग मैथ असेंबली की शुरुआत हमेशा की तरह जोरदार तालियों से आज हम लोग किन विषयों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है। हम लोग बीजगणित की बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जो गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। आज बीजगणित के बारे में दूसरा दिन है, सेकेंड डे, लेकिन रेल एग्जाम की वजह से विगत 4 दिनों से कोई हम लोग असेंबली नहीं कर सके, इसलिए आज सेकेंड डे है, जिसके बाद जहां पर हम अलजेब्रा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अभी तक बीजगणित के बारे में हमने क्या जाना है, उसको एक बार मैं दोहरा देता हूं। तो बीजगणित गणित की वह शाखा जहां पर ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार की संख्याओं के बारे में, चर और अचर दोनों प्रकार की संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, और ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के बीच गणितीय संक्रिया किस प्रकार की जाए, तो गणित के उस शाखा को हम बीजगणित कहते हैं। अर्थात गणित की शाखा में हम ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार की संख्याओं पर संक्रिया को करना हम लोग सीखेंगे, और हम किस परिस्थिति में किस परिस्थिति में बीजगणित का इस ज्ञान का उपयोग करेंगे, वो सारा उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो। तो अभी तक हमने यह सीखा कि जिसे बीजगणित कहते हैं उसे अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा कहे जाने के कारण यह है कि मोहम्मद अल-जब्बार ख्वारिज़मी नामक गणितज्ञ भारत में आया, और भारत में गणित की विकसित शाखा का अध्ययन करके यह ज्ञान अरब में ले गया। फिर उसके पश्चात अरब से यह ज्ञान यूरोप में गया। तो यूरोप वाले गणित के इस शाखा की उत्पत्ति का स्रोत मोहम्मद अल-जब्बार ख्वारिज़मी को जानते थे, इस कारण गणित की शाखा को वेस्ट में अलजेब्रा कहा जाने लगा। लेकिन वास्तव में यह अलजेब्रा जो है भारत में बीजगणित कहा जाता था, और इस शाखा का पूर्णतः उत्पत्ति भारत में हुआ है, और भारत से यह ज्ञान विश्व में गया है। इस कारण भारत में आज भी इसका हिंदी में नाम बीजगणित है। अर्थात संख्याओं को जब बीज रूप में स्वीकार करते हैं और फिर उस पर संक्रिया करते हैं। आइए अब इसकी अगली बातों को हम समझें। तो अज्ञात संख्याओं का प्रयोग हम कब करते हैं, और अज्ञात संख्याओं को प्रदर्शित कैसे करते हैं। Where are you engaged? तो जब किसी संख्या का प्रारंभ में वास्तविक मान मालूम नहीं हो, या कोई संख्या जब एक से अधिक मान को रिप्रेजेंट करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में इन संख्याओं को अंकों के द्वारा प्रकट हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अक्षरों के द्वारा ऐसी संख्याओं को प्रकट करते हैं। इस कारण इन्हें हम अज्ञात संख्या भी कहते हैं, इन्हें अक्षर संख्या भी कहा जाता है, और बाद में इन्हें केवल हम चर कहेंगे। तो कब हम चर संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जब अंकगणित के नियम को व्यापक रूप में दिखाना हो, जब गणितीय पैटर्न के जो मूल नियम है उसको प्रकट करना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में हम चर संख्याओं का प्रयोग करते हैं, है ना। और अचर संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या अंकों में व्यक्त हो, अर्थात वह संख्या जिसका मान कभी बदलता नहीं है, जिसे केवल एक और एक मान का बोध होता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग अचर कहते हैं। अंग्रेजी में कांस्टेंट एंड वेरिएबल कहते हैं। तो आज हम लोग क्या समझेंगे,
कि बीजीय व्यंजक क्या है। माने हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आखिर हम संख्याओं के साथ करते क्या है? तो संख्याओं के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये गणित की जो 4 मौलिक संक्रियाएं हैं, इसके अतिरिक्त बहुत सारी संक्रियाओं को हम संख्याओं के साथ करते हैं। तब प्रश्न उठेगा कि ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के बीच कैसी संक्रिया की जाए, उस संक्रिया को कैसे दिखाया जाए, और वह संक्रिया कौन सी संख्या को बताता होगा, इत्यादि बहुत सारी बातों को हम लोग बीजीय व्यंजक के द्वारा समझेंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या है? व्यंजक का मतलब होता है जो चीज व्यक्त किया गया है। व्यक्त करने की तरीका अलग अलग होते हैं। जब किसी स्थिति को हम व्यक्त संख्याओं के द्वारा करते हैं, जब हम किसी स्थितियां में संख्याओं का उपयोग करके उस स्थिति को व्यक्त करते हो, तो संख्याओं के रूप में व्यक्त हुआ स्थिति को ही हम व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजक। इस दुनिया की अभिव्यक्ति या इस दुनिया की वर्णन कवि शब्दों के द्वारा करता है। इस दुनिया का वर्णन कहानीकार शब्दों के द्वारा करता है, लेकिन इसी दुनिया का वर्णन गणितज्ञ संख्याओं के द्वारा करता है। तो बीजीय व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक सबसे पहले गणितीय व्यंजक है। क्या है? और गणितीय व्यंजक क्या है? तो गणितीय व्यंजक का मतलब कि कोई वास्तविक परिस्थिति को संख्याओं में जब व्यक्त की गई हो, तो संख्याओं में व्यक्त स्थितियां को हम लोग क्या बोलेंगे? गणितीय व्यंजक। अब गणितीय व्यंजक भी 2 प्रकार के हैं, अंकगणितीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक। अब चलिए मैं उदाहरण लेता हूं। कोई ए नाम का लड़का है, आओ बोर्ड पर और जो मैं बोलता हूं वो लिखते जाना। चलिए, ए के साथ जो घटना घटती है तो उसको गणितीय रूप से कैसे व्यक्त करेंगे? क्योंकि ए के घटना में मात्रात्मक रूप से परिवर्तन होता है, अमाउंट का चेंजिंग है। तो उस घटना के साथ अमाउंट किस प्रकार चेंज करता है, उसी स्थिति को आपको व्यक्त करना। आइए इधर, मैं जो बोलते जाऊंगा आप लिखते जाओगे। चलिए, ए के पास 80 रुपया है। हम चूंकि गणितीय व्यंजक की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ संख्याओं का प्रयोग करके हम स्थिति को वर्णन करेंगे। मैं नहीं देख रहा हूं ए के पास कितना रुपया है, 80। उसकी नानी ने उसे 20 रुपया दिया। वेरी फाइन, राइट। उसके मामा ने उसे 30 रुपया दिया। जी इतना पैसा लेकर के मेले में गई और 20 रुपया उसका भूल गया। अब बताओ उसके पास कितने रुपए हैं? चलिए अब छोड़ दो, आपने लिख दिया। तो ए के साथ जो घटना घट रही है, उस घटना को हम संख्याओं का उपयोग करके हम किस प्रकार व्यक्त किए? 80 प्लस 20 प्लस 30 माइनस 20। 80 प्लस 20 प्लस 30 माइनस 20। तो यह जो है, यह क्या है? गणितीय व्यंजक। चूंकि ए के साथ जो घटना घटती है, उसमें हम संख्याओं का प्रयोग करके और संख्याओं के बीच जो संक्रियाओं का प्रयोग करके अब हम यह बताना चाहते हैं कि उसके पास कैसे गणितीय रूप से घटना घटी है। ओके, तो
80 प्लस 20 प्लस 30 माइनस 20 को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलो? गणितीय व्यंजक। ओके, तो यहां पर गणितीय व्यंजक में क्या देख रहे हो कि बहुत सारी संख्याएं हैं और उसके बीच गणित की संक्रिया की गई है। अच्छा, एक बताओ कि पूरा जो एक्सप्रेशन है इससे एक और केवल अंत में एक ही संख्या का बोध होता है कि एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है? एक से अधिक नहीं। यह पूरी क्रिया घटना घटेगी तो अंतिम रिजल्ट क्या होगा? उसका कुछ होगा ना। अब रिजल्ट के रूप में जो नंबर मिलेगा क्या मिलेगा? सिंगल नंबर। अर्थात इस पूरे के बदले में कोई ना कोई अकेला संख्या आएगा। ओके, लेकिन वह अकेला संख्या किस तरीके से प्राप्त हो रहा? तो 80 में 20 जोड़ना, फिर 30 जोड़ना और फिर 20 घटाना। लेकिन इस पूरा प्रक्रिया करने पर आप क्या करते हो? अंतिम में कोई अकेला संख्या तक ही पहुंचते हो। तो पूरा यह गणितीय व्यंजक कोई एक और एक संख्या को दर्शाता है। ओके, अब चलिए इसको मिलाइए। मैं तीसरा स्थिति बोल रहा हूं, इधर से आएगा। अब इस गणितीय व्यंजक को हम लोग क्या बोलेंगे? अंक गणितीय व्यंजक। तो अंक गणितीय व्यंजक किसे कहेंगे? नहीं, अंकों में व्यक्त नहीं हो। जब केवल अचल संख्याओं का बीच गणितीय संक्रिया की गई हो तब इसको बोलेंगे अंक गणितीय व्यंजक। ओके, अंक गणित क्या? गणित की वह शाखा जो अचल संख्याओं पर डील करता हो। अचल संख्या क्या है, कैसे संक्रिया होगी, रिजल्ट क्या होगा, कौन सा रियल नियम उसमें फॉलो करेंगे, इत्यादि इत्यादि, ये सब अंक गणित का विषय है। ओके, अब चलिए एक आया, कोई लड़का है, कौन आएगा? इधर आओ। तुम उधर क्यों बैठते हो? चलो, तुमको कभी नहीं बुलाऊंगा। आई विल नॉट कॉल यू। तुम आराम करो। चलो इधर आओ, तुम आओ। चलो, मैं जो बोल रहा हूं, किसी आदमी के पास, अब देखो हम जो राशि बोलेंगे उसका इकाई को मत दिखाना ना। किसी आदमी के पास 100 बीघा जमीन थे। वह अपने 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। चलो, 100 बीघा जमीन है, अपने 4 पुत्रों में वह बराबर बराबर बांट देता है। तब गणित की कौन सा क्रिया होगी? राइट। अब कैसे लिखा जाएगा उसको? सब लोग बताओ इसको। मैं नहीं लग रहा हूं। तो वहां से डिक्टेट क्यों कर रहे हो भाई? चलो जाओ, टेक योर सीट। चलो मैंने दिखा। तो 100 बीघा जमीन को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया, हुआ ना? और तो 4 बीघा बांट दिया गया तो उसकी अगली पीढ़ी ने फिर 10 बीघा जमीन खरीदा। अब यहां पर दोनों संख्याओं के बीच यह चूंकि किसी एक लड़का का हिस्सा है जो 100 में 4 से भाग करने के प्राप्त हुआ है, इसलिए उसको पुट ब्रैकेट में डाला। ओके, लेकिन उस लड़का का कोई, उसका सेकेंड जनरेशन में कोई प्रॉब्लम आता है, फिर 5 बीघा जमीन बेच देता है। अब उसके पास कितना जमीन है? तो इसके अब उसके पास कितना जमीन है तो इसके बदले में कोई सिंगल नंबर मिलेगा कि एक से अधिक नंबर? सिंगल। ठीक है, तो यह सिंगल नंबर कौन से संख्याओं के बीच कौन सी संक्रिया करके प्राप्त हुई है वह यह बता रहा है। तो यह जो है किसी एक व्यक्ति के साथ जो घटना घटी है उसको हम लोग कैसे कैसे व्यक्त किए हैं? संख्याओं का प्रयोग करके। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गणितीय व्यंजक। ओके, तो इन दोनों बातों में
कॉमन क्या है गणितीय व्यंजक में, यहां भी वहां भी? और देखिए जरा, एक आदमी के पास 20 रुपया था, वह फिर 20 रुपया था, फिर अगले दिन इस तरह से वह एक हफ्ता तक 20-20 रुपया कमाया। तो एक हफ्ता के बाद फिर उसके पास 50 रुपया मिला, फिर उससे 30 गायब हो गया, और फिर यह बचा हुआ जो चीज था उसको 5 भागों में बांट दिया। क्या? तो एक घटना जो है उसको हम संख्याओं के प्रयोग करके प्रकट कर रहे हैं। इस कारण संख्याओं का प्रयोग करके यह जो प्रकट रूप है उस घटना का, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? गणितीय व्यंजक। ओके, तो गणितीय व्यंजक क्या है? तो क्लियर है कि संख्या या संख्याओं का समूह, संख्या या जिसमें या जिसके बीच गणित की आधारभूत संक्रिया की गई। और गणित में कौन कौन से क्रिया करते हैं संख्याओं के बीच? जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का और भाग करने का। इन 4 संक्रियाओं को मूल संक्रिया कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? गणितीय व्यंजक की परिभाषा क्लियर हो गया। संख्या या संख्याओं का समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई हो उसे हम लोग गणितीय व्यंजक बोलेंगे। इसको मिटाइए और लिख दिया जाए। मिटाइए। हाँ लिखे, अब लिखिए। गणितीय व्यंजक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मैथमेटिकल। संख्या या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें क्या की गई हो? गणित की आधारभूत संक्रिया। क्या कहलाता है? गणितीय व्यंजक। ओके, तो गणितीय व्यंजक में कोई अकेली संख्या भी हो सकती है या एक से अधिक संख्या भी हो सकती है। लेकिन जब एक से अधिक संख्या होगी तो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशनल साइन होना चाहिए। अगर उसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, सिर्फ संख्याओं का कलेक्शन है, तब उसे हम लोग व्यंजक नहीं बोलेंगे। उसे संख्याओं का मात्र संग्रह कह सकते हैं, लेकिन संख्याओं के संग्रह को व्यंजक कहलाने के लिए उसके बीच गणित की आधारभूत संक्रिया का चिन्ह होना चाहिए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि संख्या या संख्याओं का ऐसा संकलन या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई है। संख्या या संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई है तो उसे गणितीय व्यंजक कहेंगे। अन्यथा संख्याओं की संग्रह हो और गणित की आधारभूत संक्रिया न की गई हो तो उस स्थिति में हम लोग व्यंजक नहीं कहेंगे। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। मिटा दिए।
क्लियर हो गया? तो आप लोग एक आइए अपनी ओर से संख्याओं का आप समूह लीजिए, उसमें कोई भी आप गणित की संक्रिया का चिन्ह डाल दीजिए तो वह क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा। चलो एक व्यंजक लिखो तो, कोई व्यंजक। व्यंजक के लिए क्या होगा? यू हैव टू टेक ए कलेक्शन ऑफ नंबर इन विच यू हैव टू पुट one or more fundamental signs। वन माने गणित के आधारभूत जो संख्या उसमें एक से अधिक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, सेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई लिखे आप कहोगे गणितीय व्यंजक। चलिए किसी आदमी के पास 30 रुपया होगा तो उस स्थिति को हम 30 लिख करके व्यक्त कर दिए तो भी व्यंजक हो गया। लेकिन इतना ही तक जानकारी है ना, इससे आगे नहीं ना। चलो उधर से जाओ। चलो और कोई लिखे, कोई लिखेगा आप एनी वन ऑफ यू कैन राइट डाउन एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चलिए किसी आदमी के पास 30 रुपया था, हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो 30 पर लिख करके संख्या लिख देंगे, इससे पता चल गया कि उसके पास 30 रुपया था। चलो उसको बिना मतलब और दूसरा लिखो। चलो वेरी फाइन। और कोई लिख सकता है? और कोई लिखेगा? इसका मतलब आपको संख्याओं का कलेक्शन लो, वह कलेक्शन एक नंबर का हो सकता है, एक से अधिक नंबर का, और उसमें से यह जो चिन्ह है आपको इसमें कल डाल देना है। अब क्या बताओ मुझे? 2, 20, 25 और 40 क्या कलेक्शन ऑफ दीज नंबर को क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहेंगे? नहीं है, क्योंकि इसके बीच गणित की आधारभूत संक्रिया नहीं की गई है। इस कारण संख्याओं का यह संग्रह है मात्र, बीजीय व्यंजक। अब चलो हम इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं भाई, फ्री है। हम कई बार डिवाइडेशन हम डाल सकते हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं। अब देखो दोनों देखो, यहां पर भी वही संख्याओं का कलेक्शन है और यहां पर भी क्या वही संख्याओं का कलेक्शन है। इसके बावजूद भी क्या दोनों बीजीय व्यंजक एक ही है? नहीं है, क्योंकि अलग अलग गणितीय संक्रिया की गई है। इस प्रकार एक ही संख्या से हम दो प्रकार के बीजीय व्यंजक प्राप्त किए। तो चलिए एक टास्क और है, मिटाओ इसको, मिटाओ। ये आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो अब आपके पास में 8, 7 और 6 इन तीन संख्याओं से आपको गणितीय व्यंजक बनानी है, राइट? आप गणितीय संक्रियाओं को एक या एक से अधिक बार भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना? आप स्वतंत्र हैं, चारों चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, चारों में एक चिन्हों को चाहे जितनी भी बार प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको 8, 7, 6 तीन संख्याओं का प्रयोग करके कितने प्रकार के गणितीय व्यंजक बनाए जा सकते हैं? तो कौन व्यंजक बनाएगा? चलो, तो समान संख्याओं के संग्रह में अलग अलग प्रकार से गणितीय संक्रिया की गई हो तो एक अलग व्यंजक हो जाती है, क्योंकि व्यंजक कहीं ना कहीं एक अद्वितीय संख्या को ही दर्शाता है। चलिए आप एक बना दिए ना, चलिए दूसरा कोई और बनाएगा, कोई और व्यंजक बनाएगा। 8, 7, चलो आओ, सिर्फ उसी 8, 7, 6 का प्रयोग करके आपको व्यंजक बनाना है। चलिए ये भी एक व्यंजक हो जाएगा। और कोई व्यंजक बना सकता है? मैंने क्या किया कि 7 और 6 को
पहले गुना किया, अब इस गुणनफल को मैं 8 से भाग दिया, मैं 8 में 7 को घटाया और फिर इसमें जो है सो फिर 6 को घटाया। देखो ब्रैकेट देना जरूरी है, आप इसमें पता नहीं चल रहा कि आपने क्या किया है। यहाँ पर पता है कि 7 में 6 को मैं गुना किया और गुणनफल को मैं फिर 8 से भाग दिया। यहाँ पर बता रहा है कि 8 और 7 का मैं अंतर ज्ञात किया, अभी इस अंतर में 6 को घटाया। क्या तो ब्रैकेट्स का यूज करना बहुत ही जरूरी है। किन दो संख्याओं में आपने पहले लिया है और उसमें कौन सा संक्रिया किया है, वहां पर एक अकेली संख्या मिल रहा होगा, फिर अकेली संख्या में आगे क्या किया है। यहाँ पर बता रहा है कि 7 और 6 दो संख्याओं के बीच में गुना करते हैं, तो यहाँ पर कोई अकेली संख्या मिलेगा और उस अकेली संख्या को 8 से भाग दिया गया है ना। तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। और कौन बनाएगा, बोलो। 8 7 6 का प्रयोग करके व्यंजक बनाना है। बगल में इधर लिखो क्लियर। गलत हो है। आपको ये बताना कि पहले क्या किया। गणित में जितने भी संक्रियाएं हैं वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, वहां पर 2 का जरूरी है कि 2 के बीच में, किन 2 के बीच में कौन सा क्रिया किया, इस बात को दिखाना है। तो पहले क्या किया बोलो। 8 में 7 को जोड़ा और यहाँ पर जो जोगफल मिला होगा कोई अकेली संख्या मिला होगा, फिर उसमें क्या किया, तो ये एक व्यंजक हो गया। और बताओ कोई, एनी वन ऑफ यू कैन राइट डाउन। लेकिन डिफरेंट होना चाहिए, सेम नंबर का प्रयोग करके आपको अलग एक्सप्रेशन लिखनी है। चलो तुम क्या की, 8 में 6 से भाग दी, तो 8 में 6 से भाग दी तो भागफल में तो कोई एक अकेली संख्या मिलेगा, फिर उस अकेली संख्या के साथ क्या किया, 7 को घटाया। सबसे पहले 8 में 6 से भाग दिया और फिर उसके बाद क्या किया, 7 को उसमें से घटा दिया, तो वो भी कोई अकेली संख्या प्राप्त करेंगे। अर्थात इस पूरे संक्रिया करने के बाद आप एक और केवल एक संख्या प्राप्त करेंगे। अर्थात वह अकेली संख्या आपको कैसे प्राप्त हुआ है, यह बीजीय व्यंजक उसकी कहानी कहता है। यहाँ पर भी अकेली संख्या प्राप्त करेंगे, यहाँ पर भी अकेली संख्या प्राप्त करेंगे, यहाँ पर भी अकेली संख्या प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर अकेली संख्या कैसे प्राप्त हुआ है, 8 में 6 को घटा करके फिर 7 को घटा करके। यहाँ कैसे प्राप्त हुआ है, 8 में 7 को जोड़ करके 6 को घटा करके। यहाँ कैसे प्राप्त हुआ, 7 में 6 को गुणा करके और इस गुणनफल में 8 से भाग दे करके। अर्थात यहाँ पर भी अकेली संख्या प्राप्त हुआ, तो अकेली संख्या किन तरीकों से प्राप्त हुआ है उसके इतिहास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गणितीय। क्लियर हो गया ना। चलिए बताइए, अब गणितीय व्यंजक भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन व्यंजक है, कौन कौन व्यंजक है, अंकगणितीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक। कौन कौन है, अंकगणितीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक। तो हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में समझेंगे। तो अंकगणितीय व्यंजक मतलब क्या हुआ कि वह व्यंजक जो केवल अचर संख्या में व्यक्त हो, वह गणितीय व्यंजक जो केवल अचर संख्या में व्यक्त हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंकगणितीय व्यंजक, अरिथमेटिक ऑफ एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में जानेंगे। तो बीजीय व्यंजक का मतलब क्लियर हो गया, इस संख्या या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई हो और जिसमें कम से कम एक अवश्य चर हो। अर्थात वह व्यंजक जो ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के बीच संक्रिया कर जो व्यंजक प्राप्त की जाती है उसे क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। ओके, तो आइए अब बीजीय व्यंजक क्या है मैं उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर रहा हूं, फिर आपको बीजीय व्यंजक बनाने होंगे।
चलिए आइए लिखिए, किसी अज्ञात संख्या से 7 अधिक, किसी अज्ञात संख्या से 7 अधिक को कैसे लिखेंगे? यानी कोई संख्या है और उससे 7 अधिक, लेकिन वह संख्या का प्रारंभ में मान मालूम नहीं है। तो जिस संख्या का मान प्रारंभ में मालूम नहीं हो, उसे व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो चलो कौन लिख सकता है? चलो, किसी अज्ञात से 7 अधिक, 7 more than unknown नंबर, तब कौन सा नंबर होगा और उस नंबर को कैसे एक्सप्रेस होगा? यस, तो यहां पर किन दो संख्याओं के बीच यह गणित के आधार पर संक्रिया की गई है? 107, अर्थात इन दो संख्या का यह करेक्शन है जिसमें योग की संक्रिया की गई है। इस प्रकार यह क्या है? गणितीय व्यंजक। अब इस गणितीय व्यंजक में केवल ज्ञात संख्या है कि अज्ञात संख्या भी है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? चलिए फिर एक स्थिति को बताइए, कोई और आवे। मेरे पॉकेट में जितना भी रुपया हो उसका दुगना से 20 अधिक हम कैसे लिखेंगे? अर्थात किसी अज्ञात संख्या के दुगना से 20 अधिक, इसको व्यक्त करना है। चलिए अभी बात आएंगे, व्हाई यू कम अगेन एंड अगेन, नो वन इज रेडी अदर देन यू। बताओ, किसी अज्ञात संख्या के दुगना से 20 अधिक तो हम कैसे लिखेंगे? क्या लिख पाओगी? आओ, अब कोई भी अज्ञात संख्या हम ले लेंगे, आई डोंट नो उसका क्या है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं क्या? हम क्या बोल रहे हैं? किसी अज्ञात संख्या के दुगना से 20 अधिक, यानी पहले क्या करना है? किसी अज्ञात संख्या को 2 से गुना करना है और फिर इस नंबर को 20 में जोड़ना है। तो कैसे लिखेंगे? नो, यू आर रॉन्ग। आप ब्रैकेट का जरूर प्रयोग करो, ठीक है? आप ब्रैकेट का प्रयोग करो। किसी अज्ञात संख्या के दुगना से 20 अधिक, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे, पहले x में 2 से गुना करके और 20 जोड़ा जाना है। यानी कि यहाँ पर x, 2 और 20 यह 3 संख्याओं में यह चर भी है और अचर भी है। तो चर और अचर के बीच कौन सी संक्रिया की गई है? गणित की आधारभूत संक्रिया। इस कारण यह व्यंजक कौन सा हो गया? बीजीय। जहां पर x में आप 2 से पहले गुना किए हो और फिर 20 को जोड़े हो, तो यह पूरा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। राइट? तो बीजीय व्यंजक क्या हो गया? संख्या या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई हो तथा जिसमें कम से कम एक चर अवश्य हो। अगर उसमें चर नहीं उपस्थित है उस व्यंजक में, तो वह गणितीय बीजीय व्यंजक का दर्जा उसे प्राप्त नहीं होता है। ओके, चलिए। तो बीजीय व्यंजक का क्या परिभाषा हुआ? यानी चर और अचर संख्याओं के बीच जब गणितीय संक्रिया की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? बीजीय व्यंजक। यानी कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई है तथा जिसमें कम से कम एक चर अवश्य हो, तब ऐसे संख्याओं के समूह को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ना लिखिए, संख्या या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित की
आधारभूत संक्रिया की गई हो तथा जिसमें कम से कम एक चर अवश्य हो। एक चर को अंग्रेजी में जानते हो क्या कहते हैं? वेरिएबल। एक चर अवश्य हो तब संख्याओं के ऐसा समूह को ऐसा समूह क्या कहते हैं हम लोग? बीजीय व्यंजक। ओके, तो इसको मिटा दिया जाए। अब चलिए मैं चर और अचर संख्या दूंगा और उसके बीच आप गणित की संक्रिया अलग अलग करके आप अलग अलग व्यंजक प्राप्त करेंगे। ओके, लेकिन जिन संख्याओं के पहले दो संख्याओं के पहले जो संक्रिया करेंगे उसको ब्रैकेट में अवश्य रखेंगे ताकि वहां पर स्पष्ट हो जाता है कि किन संख्याओं में कौन सी संक्रिया पहले की गई है और वहां पर प्राप्त अकेली संख्या में फिर आगे कौन सी संक्रिया की गई है। चलो अब मैं देता हूं x, y और 15। यहां पर जहां पर दो चर है और एक क्या है? अच्छा चर है। अब इन तीनों संख्याओं का यूज करके माने इन तीनों संख्याओं को यूज करके आप बीजीय व्यंजक को लिखे। तो बीजीय व्यंजक के लिए मैं फिर से कहता हूं जोड़, घटाव, गुणा और भाग, यह चिन्ह अवश्य इनके बीच आनी चाहिए क्योंकि वह संख्याओं पर संक्रिया करके अंतिम में की। अब देखो किसी अब 4 है तो किसी ने 10 में 6 घटा करके 4 प्राप्त किया होगा, किसी ने 7 में 3 घटा करके 4 प्राप्त किया होगा, किसी ने 15 में 11 घटा करके 4 प्राप्त किया होगा, किसी ने 100 में 25 से भाग करके 4 प्राप्त किया होगा। देखो सबका 4 ही है लेकिन क्या 4 प्राप्त करने का तरीका सब एक है? यहाँ पर 4 इन दो संख्याओं में संक्रिया करके प्राप्त किया गया है, यहाँ पर 4 यह, यहाँ पर 4 यह। तो यह 4 कैसे प्राप्त 4 प्राप्त हुआ है सिर्फ यह पता चलता है, लेकिन 4 प्राप्त किन संख्याओं में संक्रिया करके हुआ है या उसके पहले जो व्यंजक है वही बात बताना। यानी व्यंजक में भी आप बहुत सारे संख्याओं के पर संक्रिया करते हैं लेकिन अंत में कोई एक अकेली संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन वह अकेली संख्या किन किन संख्याओं के बीच कौन कौन सी संक्रिया करके प्राप्त हुई है वह व्यंजक बात बताता है। ओके, तो चलिए आपको x, y और 15 का यूज करके आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। आओ बिठा दो, बिठाओ। x में y से पहले गुना किया, अरे गुणनफल में ठीक है, हमें x का मान मालूम नहीं है, y का मान मालूम नहीं है, लेकिन x और y में गुना करेंगे तो कोई x और y से डिफरेंट संख्या प्राप्त होगी। अब उस अकेली संख्या में फिर 15 से अब भाग करेंगे। अब यह अकेली संख्या क्योंकि x का मान मालूम नहीं है, y का मान मालूम नहीं है,
इसलिए हम उसके बदले में जो अकेली संख्या प्राप्त होगी वो भी मालूम नहीं है। फिर भी जो अकेली संख्या प्राप्त होगी 100y में गुणा करके प्राप्त की गई है, इस बात को दर्शाने के लिए आप ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे उसको। ओके, तो एक व्यंजक क्या हुआ, x गुने y भागा 15, ये भी हो सकता है। अब इन तीन संख्याओं का प्रयोग करना है, अलग अलग संक्रिया का प्रयोग करना है, तो क्या सेम नंबर तक पहुंचेंगे? सेम नंबर के बीच में अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जाने के बाद सेम नंबर नहीं होता, डिफरेंट नंबर हो जाता है। सेम नंबर के बीच में जब सेम ऑपरेशन होगा तब रिजल्ट भी सेम होगा, लेकिन सेम नंबर के बीच में डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट सेम नहीं होगा। इसी बात को मैं फोकस कर रहा हूं इसी पर ना। चलिए, आप कोई और लिख सकता है? और कोई लिख सकता है? आए लिखो, तुम लिख सकती हो तो लिखो, तो कोई इंतजार कर रही हो है? चलो, और कोई लिख सकता है? चलो, चलिए वेरीफाई। और कुछ कोई? और कोई? चलिए, तो यहां पर x, y और 15 का प्रयोग करके 1 2 3 4 5 तरह से आपने 5 तरह से इन संख्याओं का प्रयोग करके आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को दिखाया। ओके, तो क्या और इससे अधिक बन सकते हैं? हाँ, जब संक्रिया को एक या एक से अधिक बार भी कर सकते हैं। एक में एक से गुना किए, फिर 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 y में गुना किए, फिर y में गुना किए। इस तरह से संख्याओं के एक से अधिक बार जब प्रयोग करेंगे तब कितने बीजीय व्यंजक बनेंगे? अनगिनत बीजीय व्यंजक बना सकते हैं, है ना। तो आज के इस सदन में हम लोगों ने बीजीय व्यंजक के गणितीय व्यंजक के बारे में सबसे पहले समझा। फिर गणितीय व्यंजक को दो वर्गों में बांटा, जब केवल अचर संख्याओं के बीच में गणितीय संक्रिया की जाती है या अचर संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणितीय संक्रिया की गई हो, तब उसे उस गणितीय व्यंजक को गणितीय व्यंजक कहते हैं। और एक दूसरा व्यंजक है बीजीय व्यंजक। तो वैसे गणितीय व्यंजक जिसमें कम से कम एक चर अवश्य हो, अर्थात चर और अचर संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित के आधारभूत संक्रिया की गई हो, उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब हम लोग अगले सदन में इस बीजीय व्यंजक का उपयोग करना सीखेंगे समीकरणों में, है ना। समीकरणों के हल में हमें बीजीय व्यंजक पहले लिखना पड़ता है और वह बीजीय व्यंजक किसी ज्ञात संख्या के जब बराबर हो जाता है तो वह समीकरण बन जाता है ना। तो आज इतना ही इस सदन में। फिर विशेष रूप से हम लोग अगले सदन में और अधिक विस्तार पूर्वक हम लोग बीजगणित के बारे में जानकारी करेंगे।